जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियोस में हमने पिछले 3 वीडियोस में मौर्यन और पोस्ट मौर्यन दोनों ही जो फेजेस थे उनको हमने उनके क्वेश्चंस हमने देखे, कंप्लीट किया उनको। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, दोनों ही इस वीडियो में कवर होंगे क्योंकि एक ही सेक्शन में घटना चक्र ने इसको कवर किया है। ऑल्दो इसमें अराउंड 140 क्वेश्चंस हैं। हमने कल जो वीडियो ख़त्म किया था पोस्ट मॉडर्न का, उसमें हमने चेक किया था। तो होगा ये 2 पार्ट्स में ही, अराउंड 70 क्वेश्चंस हम ले लेंगे एक वीडियो में। साथ ही साथ जो वॉल्यूम का इशू आ रहा था, आई थिंक आज के वीडियो से वो इशू आपको नहीं आना चाहिए बिकॉज आई हैव चेंज्ड द माइक। सो बताइएगा अगर कुछ अभी भी वॉल्यूम का इशू आ रहा है या बहुत ज़्यादा कम आ रही है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। सो एक तो ये रेक्टिफाई हो गया इशू हमारा। दूसरा ये है कि आप जो पिछले वीडियोस हैं उनको आप कंटिन्यूसली रिवीजन पे रखिएगा, ठीक है। आप पूरा दिन का आपका जो भी स्केड्यूल है, आप जो भी पढ़ रहे हैं, बट रात में आपने पूरे दिन जो पढ़ते हैं, नॉट ओनली दीज वीडियोस या नॉट ओनली दिस सेक्शन ऑफ द स्टडीज़, आप जो भी पढ़ रहे हैं जस्ट कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग, ओके। अदरवाइज देयर इज़ नो मीन्स ऑफ स्टडिंग एनीथिंग। होता क्या है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम फिर से आप लैंड अप करते हैं वहीं से, सेम पेज से, और उसके बाद फिर कुछ दिन पढ़ते हैं, फिर छूटता है, फिर आप लैंड अप करते हैं वहीं पे। तो ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ जो अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, अगर हम घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो घटना चक्र इज़ अबाउट फैक्ट्स। वो फैक्ट्स आपको कंटिन्यूसली आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, अदरवाइज फैक्ट आर नॉट अ स्टोरी। स्टोरी हमें जनरली याद रह जाती है, कुछ टूटे फूटे फॉर्म में भी याद रह सकती है, बट याद रह जाती है। बट फैक्ट्स जो होते हैं उनकी रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो याद तो रह जाएंगे बट कहीं कीट कहीं का रोड़ा हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप अल्टीमेटली या तो नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाएंगे या आपको छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन। तो वो नहीं करना है, रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। बाकी फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ों को तो हमें याद रखना पड़ेगा, आपको जैसे ठीक लगता है। अगर आप निमोनिक्स के फॉर्म में रखना चाहते हैं, किसी भी और तरीके से आप फैल ऑफ होना चाहते हैं, आप कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। बस आपको रिवीजन होनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो एटलीस्ट टिप्स पे होनी चाहिए। हर एक चीज़ हम याद नहीं रख सकते, बट कुछ बेसिक चीज़ें हमें हमेशा याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो वो आप करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन लाइज हियर। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड ड्यूरिंग। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से पीरियड में गुप्ता डायनेस्टी ने रूल किया था। सो दे रूल्ड अराउंड 319 to 500 AD. Gupta dynasty ruled during 275 to 550 AD and this dynasty was established by King श्रीगुप्त, ठीक है। तो स्टेब्लिश किसने किया था? श्रीगुप्त जी ने किया था 275 AD के आसपास। बट जो पहले पावरफुल रूलर आए गुप्ता डिनेस्टी के, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने रूल किया था 319 से 335 AD तक। और आप देखेंगे अभी आगे हो सकता है क्वेश्चन में आएगा कि इसी पीरियड को 319 में उनका कोरोनेशन हुआ था, अराउंड 319-20 में, और इसी पीरियड को गुप्ता संवत के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हमने 2 संवत पढ़े थे, 57 BC दैट इज़ विक्रम संवत एंड 78 AD दैट इज़ शक संवत, ठीक है। शक संवत जो गवर्नमेंट ने भी लिया है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 135 ईयर्स का था। और एक और अभी हम संवत देखेंगे आगे, 319-320 BC का जो है वो गुप्त संवत है, और ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे ये संवत आया था, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड परफॉर्म्ड 4 अश्वमेध यज्ञ। देखिए लास्ट में आपको याद होगा पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम देखा था विच ऑफ द फॉलोइंग दिस सातवाहना रूलर, आई थिंक या शुंग, आई थिंक पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने 2 अश्वमेध सॉरी यज्ञ किए थे। तो ये पूछ रहे हैं 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे, ठीक है। देख लेते हैं, ये किए थे प्रवर सेन फर्स्ट ने। तो वाकाटक नरेश थे, ये किंग ऑफ वाकाटक थे, प्रवर सेन फर्स्ट। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके अलावा बहुत सारे वैदिक ऑब्लेशंस भी इन्होंने परफॉर्म किए थे। प्रवर सेन सेकेंड, जो कि उसी डिनेस्टी के एक और रूलर थे, ही वॉज इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सेतुबंध, ठीक है। तो इन्होंने सेतुबंध बुक लिखी थी। नेक्स्ट इज हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया।
नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो भाई ये बोलते हैं समुद्रगुप्त को। हालांकि अगेन आई सेड, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया, इट इज़ अ सैड स्टोरी। नेपोलियन वॉज वे लेटर, समुद्रगुप्त वॉज द वन वाई ही इज़ कॉल्ड एज नेपोलियन। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा ये सारी टर्मिनोलॉजीज दी गई या उसके बाद दी गई। तो समुद्रगुप्त इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। एंड ये जो हिस्टोरियन थे वी स्मिथ, इन्होंने ये दिया है, ठीक है। ही शुड हैव डन दिस रिवर्स। Anyways, so he has written a book, Early History of India, and he called Samudragupta, who ruled from 335 to 375 AD. That means after the Chandragupta, ठीक है, इसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं। So he ruled from 375 to 335 to 375 AD, and for the 40 years of Gupta dynasty, and he is known as Napoleon of India for his great military conquest. Again, same question. Then next is, who among the following Gupta kings had another name, देवगुप्त? तो ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन से ऐसे रूलर हैं जिनका नाम देवगुप्त भी था? बहुत नाम होते थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड को देवगुप्त भी बोलते थे। अब ये एविडेंस कहाँ से पता चला है कि इनको देवगुप्त भी बोलते थे? ये मिला है फ्रॉम सांची एंड वाकाटक इंस्क्रिप्शंस। इसके अलावा ही इज़ ऑल्सो नोन एज देवराज और देवश्री। तो भाई बहुत नाम थे इनके, देवगुप्त भी थे, ये देवराज भी थे और देवश्री भी थे, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट चंद्रगुप्त सेकंड, या फिर इनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। आपने विक्रमादित्य का नाम तो बहुत सुना होगा, तो इनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। और यही चंद्रगुप्त वन भी थे, और यही देवराज भी थे, यही देवश्री भी थे, और यही देवगुप्त भी थे, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत। तो पहले गुप्ता रूलर जिन्होंने परम भागवत का टाइटल जीता वो कौन थे? वो थे समुद्रगुप्त, ठीक है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है समुद्रगुप्त की, कहाँ से मिली है ये समुद्रगुप्त की कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन? नालंदा से और गया से। ये डिस्क्राइब करता है परम भागवत टाइटल ऑफ समुद्रगुप्त। ऑल्दो यूपीपीसीएस ने इसका आंसर सी लिखा था। अच्छा, ओके। तो यूपीपीसीएस ने इसको सी माना था, बट एविडेंशियली देखा जाए तो समुद्रगुप्त को बोलते हैं। एंड ही एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अब यूपीपीसीएस में दोबारा से ये पूछा जाए तो क्या इसका आंसर देंगे, तो देखेंगे तब। अगर सिमिलर ऑप्शन आते हैं तो आउट ऑफ द बेस्ट समुद्रगुप्त ही चुनेंगे, ठीक है। एविडेंशियली ये करेक्ट है, क्योंकि उस टाइम पे कहीं ना कहीं से तो एविडेंस बताए गए होंगे, तभी इन लोगों ने अपनी बुक में भी मेंशन किया है इस चीज़ को। तो इट वाज फ्रॉम कॉपर इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त फ्रॉम नालंदा एंड गया। नेक्स्ट इज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी एसोसिएटेड है किससे? समुद्रगुप्त से स्पेसिफिकली। उसमें अशोक का भी मेंशन है, तो सी और डी हो गया। द अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ इलाहाबाद इज एसोसिएटेड विद अच्छा ओके, उल्टा हो गया। अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो एसोसिएटेड है समुद्रगुप्त से। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ द क्लासिकल गुप्ता एज इन एक्सीलेंट संस्कृत रिटन बाय हरिसेन, ठीक है। तो इसी को प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। एंड द इंस्क्रिप्शन इज अ पेनगायरिक प्रेजिंग समुद्रगुप्त। पेनगायरिक का मतलब होता है एक ट्रिब्यूट दिया उन्होंने। एंड लिस्ट द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ हिज रेन ड्यूरिंग हिज एक्सपीडिशंस टू द साउथ। बिल्ट बाय अशोका, ओरिजिनली इट वॉज सिचुएटेड इन कौशाम्बी। तो ओरिजिनली ये कौशाम्बी में था, अशोका ने बनवाया था। बाद में इसको इलाहाबाद शिफ्ट किया गया अकबर के द्वारा। एंड द नेम ऑफ जहांगीर एंड बीरबल इज ऑल्सो मैंशनड हियर, ठीक है। इसलिए बाद में इसको प्रयाग में शिफ्ट किया गया, तो प्रयाग प्रशस्ति होगा इसका नाम। बट सो दिस वॉज बिल्ट बाय अकबर इनिशियली, देन उसके बाद समुद्रगुप्त की इंस्क्रिप्शंस में भी मेंशन है ये। एंड देन इट वॉज शिफ्टेड टू इलाहाबाद बाय अकबर। इसीलिए यहाँ पे जहांगीर और बीरबल का नाम भी आपको मेंशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द अशोका पिलर एट इलाहाबाद प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ, सो अगेन समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति टेल्स अबाउट द मिलिट्री कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्त। एन इंस्क्रिप्शन बाय विच द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त।
सो एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर, अच्छा ओके, containing the Prayag Prashasti. So as we read in the explanation that Jahangir and Birbal's name was also there. So Jahangir, out of these, Jahangir was the person जिनका नाम वहाँ पे mention था. Prayag Prashasti is a name given to Allahabad pillar. It is an Ashokan pillar but had 4 different inscriptions. तो पहला इंस्क्रिप्शन है इसमें अशोक ने बनवाया था, तो अशोकन इंस्क्रिप्शन है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में. उसके बाद क्वीन एडिक्ट रेगुलेटिंग द चैरिटेबल डीड ऑफ अशोकाज वाइफ, ये भी है. ठीक है, तो अशोका की वाइफ ने क्या चैरिटेबल काम किए थे वो सब मेंशन है. देन करुवाकी समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन जो कि हरिसेन ने लिखा है संस्कृत लैंग्वेज में. तो अशोका का किस में था, ब्राह्मी में था, और समुद्रगुप्त का किस में है, संस्कृत में है, एंड ब्राह्मी में भी है. एंड जहांगीर इंस्क्रिप्शन भी है यहाँ पर जो कि पर्शियन में है. ठीक है, तो लैंग्वेज भी आपको, स्क्रिप्ट भी आपको मिल जाएगी. अशोका की ब्राह्मी में है, देन समुद्रगुप्त की जो है वो संस्कृत और ब्राह्मी दोनों में है, और जहांगीर की पर्शियन में है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिवील्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिल्क वीवर्स गिल्ड. तो सिल्क वीवर्स गिल्ड के बारे में आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये मिलती है दशपुर इंस्क्रिप्शन से. ठीक है, मंदसौर को दसपुर भी या दसौर भी बोलते थे. दशपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोवर्मन, यशोदा वर्मन होना चाहिए था, कुछ आधा सा नाम लग रही है. देयर आर सेट ऑफ संस्कृत इंस्क्रिप्शन फ्रॉम अर्ली 6th century डिस्कवर्ड एट आर्कियोलॉजिकल साइट एट द विलेज ऑफ सोडानी, मंदसौर. तो कुल मिला के क्या आपको याद रखना है कि दशपुर इंस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ पे है, वो है मंदसौर में. ठीक है, MP. 1 minute, let me change my pen. या सो कहाँ पर है ये, मंदसौर MP में है. These record the victory of Olikara king Yashodharman. Okay, it is Yashodharman over the Hun king Mihirkul. Bandhu Verma, who is eulogized poet Vats Bhatti in the Mandsaur stone inscription of the Guild of Silk Weavers. This inscription informs us that he was a feudatory of Gupta kings Kumargupt first. It was during his reign a temple dedicated to Surya was constructed by silk weavers at Dashpur. ठीक है, तो ये इसमें मेंशन है कि इस टाइम पे जो सिल्क वीवर्स थे उनके द्वारा एक टेम्पल भी बनवाया गया था. सो दिस इज मेंशन एंड द टेम्पल वाज रिनोवेटेड बाय द सेम गिल्ड ऑल्सो. तो उसको रिनोवेट भी उसी गिल्ड ने किया था. फाइन. नेक्स्ट इज पृथ्वीव्यः प्रथम वीर वॉज द टाइटल ऑफ. पृथ्वीव्यः प्रथम वीर का मतलब पृथ्वी का पहला वीर. तो एक ये टाइटल था समुद्रगुप्त का. इन हिज बुक अ पॉलिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ इम्पीरियल गुप्तास, ये किसने लिखी है, तेजराम शर्मा जी ने लिखी है. ये बताते हैं दैट अश्वमेघ यज्ञ विच वॉज डन बाय समुद्रगुप्त आफ्टर दिस रिचुअल ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ पृथिव्यमा प्रतिहार प्रतिरथ. ओके, विच मीन्स द मैन हु हैज़ अ नो राइवल ऑन द अर्थ. ठीक है, तो यशमेघ यज्ञ करने के बाद उनको ये टाइटल मिला था दैट, एंड इट वाज बिलीव दैट ही हैड नो राइवल ऑन द अर्थ. दिस नेम मीन्स दैट, एंड द फर्स्ट ब्रेव मैन ऑन द अर्थ ऑल्सो. उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सक्लूडेड दिस क्वेश्चन फ्रॉम द इवेल्युएशन. हालांकि UPPCS ने इसको नंबर नहीं दिए थे. ठीक है, नेक्स्ट, द आयरन कॉलम लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ दिल्लीज कुब्बतुल इस्लाम मॉस्क इज रिटेंशन ऑफ. तो इट इज़ द रिटेंशन ऑफ चंद्र. ये बोल रहे हैं मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन एक्वायर्ड फ्रॉम मेहरौली इन दिल्ली इज़ लोकेटेड नियर कुतुब मीनार एट प्रेजेंट. तो अगर आप में से कोई कुतुब मीनार विजिट किया है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन है. इट डिस्क्राइब्स अ किंग नेम्ड चंद्र. तो उसमें जो मेंशन है वो एक राजा का नाम है चंद्र, जिनको एज्यूम किया जा रहा है कि वो चंद्रगुप्त सेकेंड हैं of Gupta clan. According to recognition, the Mehroli iron pillar was situated in at Vishnugiri near Udaygiri hills during the period of Chandragupta II and around 410 AD. Now Chandragupta II was the devotee of Lord Vishnu. He constructed this iron pillar in respect of Lord Vishnu. Emblem bearer of Lord Vishnu, Garun, was engraved on the apex of the pillar. तो जाइएगा तो ध्यान से देखिएगा अगर नहीं देखा है अभी तक आपने तो, कि वहाँ पे इस पिलर के ऊपर गरुण जो उनका क्या बोलते हैं इसको,
कैरियर जो होता है विष्णु जी का, वो गरुण है। तो गरुण जी की जो प्रतिमा है वो इस पिलर के ऊपर एनग्रेव्ड है। प्रतिमा तो नहीं, एनग्रेव किया हुआ है, तो वो आपको दिखेगा। ठीक है। नाउ विच डिनेस्टी वॉज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाय द हुण इन्वेजन। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन जो कौन सी डिनेस्टी को मिला है फ्रॉम द हुण इन्वेजन, दैट इज़ गुप्ता डिनेस्टी। नेक्स्ट, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ हुन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंदगुप्त and Hun were comprehensively defeated by him. This invasion was just like a raid and there was not lasting impact on India. तो एक रेड की तरह था, ऐसा नहीं था कि वो यहाँ के बस गए थे, बट दिस इन्वेजन इंटेंसीफाइड द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। बट हुआ क्या इससे कि इससे जो गुप्ता एम्पायर का जो डिक्लाइन था वो थोड़ा सा इंटेंसीफाई हो गया, वो इंटेंस हो गया। हुन एनेक्स्ड मेनी रीजन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इन द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 5 to 6 centuries आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंदगुप्त। तो ये बोल रहे हैं कि हुन ने बहुत सारे रीजन्स जो नॉर्थ वेस्ट के थे अराउंड 5 to 6 पीरियड ऑफ 5th-6th सेंचुरी के टाइम पे उनको इन्होंने एनेक्स किया था आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंदगुप्त। ठीक है। द हुणास इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो स्कंदगुप्त के टाइम पे हुन ने इन्वेजन शुरू की थी। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स कॉन्कर्ड हुन। अब इनमें से किसने कॉन्कर किया था, तो भाई स्कंदगुप्त के टाइम की बात है, स्कंदगुप्त ने ही कॉन्कर किया था। ठीक है। The Gupta emperor who defeated the Huna was Skandgupta. Who among the following defeat? Again, same question बार बार आ रहा है. Answer would be Skandgupta. Now next question, from which inscription it is known that Skandgupta defeated Hunas? अब ये पूछ रहे हैं कि ठीक है डिफीट तो किया, बट कहाँ से पता चल रहा है, एविडेंस कहाँ से मिल रहा है आपको? तो ये मिल रहा है आपको भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से। और भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है? ये है आपका यूपी में, गाजीपुर। ठीक है। तो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा है, भीतरी इन डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉर बिटवीन स्कंदगुप्त एंड हुन is mentioned in Bhitri inscription, and it is noteworthy that the first Indian invasion of Hun took place during the reign of Skandgupta, in which Huns were badly defeated by Skandgupta. तो ये भी बोला जाता है कि स्कंदगुप्त ने हुन को बहुत बुरी तरह हराया भी था। ठीक है। नेक्स्ट इज, there were different causes for the downfall of Gupta empire. Which one among the following statements given below was not the cause? ठीक है। तो बहुत सारे कॉजेज थे गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के। हमने देखा कि हुन का इन्वेजन भी एक कारण था जिससे इंटेंसीफाई हुआ उनका डिक्लाइन, तो उसी से पहला सही हो जाता है। दूसरा है फ्यूडल सेटअप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्यूडल सेटअप, बहुत सारे फ्यूडीज बना दिए थे ना, फ्यूड्स थे, या जिसको हिंदी में बोलेंगे सामंतवाद था। ठीक है। तो दैट वाज लाइक सामंती बहुत बन गए थे, सामंतवाद शुरू हो गया था। तो छोटे सामंत बन गए थे, कभी कभी यूनिफाई होकर इनके खिलाफ ही लड़ना शुरू कर देते थे। देन एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज़्म बाय द लेटर गुप्ताज, ये भी एक रीज़न रहा है कि जो लेटर गुप्ताज रहे उन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया। हालांकि हुआ क्या था, यहाँ रिवाइवल हुआ था। यहाँ बुद्धिज़्म पहले क्या हुआ, बुद्धिज़्म आपका वैदिक पीरियड था, उसके बाद बुद्धिज़्म आया। बुद्धिज़्म के बाद फिर कुछ रूलर्स रहे जिन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया, कुछ रहे जिन्होंने जैनिज़्म अपनाया। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। इसी बीच में फिर से क्या हुआ, रिवाइवल होता है गुप्ता पीरियड में आके, क्योंकि ये लोग विष्णु भक्त थे। तो विष्णु बेसिकली इनकी जो आप देखेंगे अभी आगे जाके प्रभावती जी थी, वो विष्णु भक्त थी। तो यहाँ पे हिंदुइज्म का रिवाइवल हुआ, संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू किए। तो दिस वॉज द रिवाइवलिज्म। ठीक है। एंड द लास्ट इज़ अरब इन्वेजन। नहीं, अरब इन्वेजन इस टाइम पे नहीं था ऑब्वियसली, तो वो नहीं माना जाएगा। बाकी तीनों इसके रीज़न थे। ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज शक कॉन्करर। तो शकों को किसने कॉन्कर किया, तो ये है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड इज नोन एज द कॉन्करर, शक कॉन्करर, as he eliminated the Shak power by defeating the last Shak king Rudrasim III in the first decade of the 5th century. इनको टाइटल भी मिला था शकारी का आफ्टर हिज विक्ट्री, एंड ही इशूड सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड रूपक ऑन दिस ओकेजन। ठीक है। तो सिल्वर कॉइन्स भी इन्होंने इशू किए। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आ गया, देखिए, हु वाज द फर्स्ट Gupta ruler to issue the silver coins? So he was Chandragupta second.
देखिए फर्स्ट हमेशा ऑप्शन में रहेगा, 99% ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड थे जिन्होंने, पहले गुप्ता रूलर जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इशू किया था। फ्रॉम द 3rd century AD, when the Hun invasion ended the Roman Empire, the Indian merchants relied more and more on the, ठीक है, तो किस पे रिलाई करने लगे इंडियन मर्चेंट्स? साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पे। ठीक, तो 3rd century AD से, जब से हुन इन्वेजन जो था, इट एंडेड द रोमन एम्पायर, तो इंडियन मर्चेंट्स का रिलाई किस पे शुरू हुआ सबसे ज़्यादा? साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पे। सो व्हेन द हुन इन्वेजन एंडेड द रोमन एम्पायर, सो ज़्यादा रिलाई किस पे हुआ? साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पे हुआ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? ठीक है, तो इनमें से कौन से पोर्ट का यूज़ किया गया नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? तो इसमें ये आंसर दे रहे हैं ई, नन या मोर देन वन। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे ताम्रलिप्ति जो है बंगाल वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट जो कि यूज़ हुआ था ट्रेडिंग के लिए विद साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, लंका, जावा, सुमात्रा एंड एटसेट्रा। देन भृगु कच्छ, भड़ूच, ओके, भड़ूच को पहले भृगु कच्छ बोलते थे। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम वेयर ट्रेड ऑफ नॉर्थ इंडिया with western countries occurred through sea route. So during the Gupta period most of the Indian trade happened with Southeast Asia, इसीलिए ताम्रलिप्ति जो है was the most important port of this period. However, बड़ूच, कल्याण, कैम्बे ये भी यूज़ होते थे नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए, इसीलिए सबसे सूटेबल आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड? अगेन ताम्रलिप्ति, कहाँ पर? बंगाल में। इट वॉज अ प्रोमिनेंट पोर्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, जहाँ से ट्रेड कंडक्ट किया जाता था साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, लंका, जावा, सुमात्रा एज वेल एज नदर्न इंडिया। सो वेस्टर्न कोस्ट जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है भृगु कच्छ या भड़ूच, फ्रॉम वेयर गुप्ता रूलर्स यूज टू ट्रेड विद द वेस्टर्न कंट्रीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? सेम क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मेंटेन्ड इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट्स एंड ट्रेड लिंक्स विद द साउथ ईस्ट एशिया across the Bay of Bengal. From this pre-eminence of the early maritime history of Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing explanation? तो देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि इंडिया ने अपने अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट्स जो ट्रेड लिंक्स थे वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ निभाए थे। कहाँ से? बे ऑफ बंगाल से। हमने देखा अभी ताम्रलिप्ति था। तो फॉर दिस प्री एमिनेंस ऑफ द अर्ली मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ बे ऑफ बंगाल, कौन से सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन है अमंग द फॉलोइंग? सो ये बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग ये है कि मानसून विंड्स जो थी अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल ये सी वॉयजेस को फैसिलिटेट करती थी। ठीक है, अगर उल्टी दशा में बहेगी तो कितने दिन तक सस्टेन कर पाओगे आप ट्रेड रूट को? तो उसके लिए बहुत सारी फेवरेबल चीज़ें चाहिए होती हैं। एक फेवरेबल चीज़ ये थी कि मानसून के टाइम पे जो हवाएं होती हैं वो इसके वॉयज को और ज़्यादा फैसिलिटेट करते थे। ठीक है, इंडिया मेंटेन्ड इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट्स एंड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल एंड as the monsoon winds originated from Bay of Bengal facilitated the cruise, which in turn enhanced trade and cultural contacts. ठीक है, next is with reference to guilds or shreni of ancient India that played a very important role in the country's economy, which of the following statement is or are correct? Every guild was registered with the central authority of the state and king was the chief administrative authority on them. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि सारे जितने भी गिल्ड थे क्या वो रजिस्टर्ड थे, मतलब दे वर रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी और किंग जो था वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी था उनके ऊपर। वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड एंड प्राइजेस ये सब गिल्ड फिक्स करते थे और जो गिल्ड थे उनके पास जुडिशियल पावर्स भी थी ओवर इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो सी आंसर होगा इसका 2 and 3। द फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग। The guilds were very important in the economy of ancient India.
These organizations were established by merchants from the proper regulation of their trade. Guilds had the judicial power of their member and also had the power to ensure the salary, rules of job, standards and prices. ठीक है, इसके साथ ही साथ गिल्ड के पास had its head without any intervention by the king. It was also important for governing the local bodies. तो judicial powers भी इनके पास थी. ठीक है, नेक्स्ट इज सेंटर्स लोकेटेड इन गुजरात, बंगाल, दक्कन एंड तमिल कंट्री ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद. सो ये एसोसिएटेड था टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ. ठीक है, तो गुजरात, बंगाल, दक्कन एंड तमिलनाडु व फेमस फॉर द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. दस ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. ठीक है, देखिए मैंने बोला था कि इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में करेंगे, बट यहाँ मुझे रोकना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सम रीजंस. तो इस वीडियो को हम 30 क्वेश्चंस तक रोकते हैं. मैं तुरंत ही इसके जस्ट नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके लिए बाकी 30 क्वेश्चंस का हो जाएगा, और फिर हम एक वीडियो पूरा लेके आ जाएंगे 60 क्वेश्चंस का. तो ये गैप नहीं आएगा, बस आपको जैसे ही अपलोड होगा उसके थोड़ी देर बाद ही वो सेकंड वीडियो में मिल जाएगा. तो आप कंटिन्यूटी में इसको देख लीजिएगा. ठीक है, अभी आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू अबाउट दिस बिकॉज देर आर सम रीजंस. सो आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन यू कीप रिवाइजिंग. टेक केयर.